कैसे हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कार्ल मार्क्स की बायोग्राफी तथा उनके इम्पोर्टेंट थ्योरीज को। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बुक की रचना की थी। आज का जो आपका क्लास है ये आपका राजस्थान सेट के एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए। साथ ही साथ अगर आप कोई भी सोशियोलॉजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, चाहे वो यूपीएससी लेवल का हो या फिर आपका हो गया पीजीटी लेवल का, उसमें आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और कार्ल मार्क्स जो है ये सिर्फ सोशियोलॉजी के क्षेत्र में ही नहीं इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, बल्कि अगर आप देखिएगा तो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी इनसे रिलेटेड टॉपिक आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए क्लास को लेट न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कार्ल मार्क्स जी ने कौन कौन से इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके इम्पोर्टेंट थ्योरीज किया है, और उसे बहुत ही ईजी वे में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था उसको हम लोग देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 5 मई 1818 को जर्मनी प्रसा फ्रांस में, और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 14 मार्च 1883 को हुआ था। हम लोग बुक्स क्यों देखते हैं, किसी भी सिद्धांतकार किसी भी समाजशास्त्री उनके बुक्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बुक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जो भी समाजशास्त्री हमारे पास हैं, जो भारतीय समाजशास्त्री हो या पाश्चात्य समाजशास्त्री, सभी ने अपना जो थ्योरीज दिया है वो अपने बुक में ही दिया है। तो इसलिए बुक को जानना हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनकी बुक की बात करें तो इनका सबसे जो पहला बुक था वो था होली फैमिली 1844 में। देखिए जो कार्ल मार्क्स जी थे उन्होंने जिस जिस सिद्धांतों की बात की थी हम लोग सारा उसको डिस्कस करेंगे। इनकी सेकेंड बुक है जर्मन आइडियोलॉजी 1847 में। इनकी थर्ड है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में। इनकी नेक्स्ट बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसे कि बोला जाता है साम्यवादी घोषणा पत्र। ये इस बुक की रचना इन्होंने की थी 1848 में। फिर नेक्स्ट इनकी बुक है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850 में। दास कैपिटल इनकी 1867 में, जिसमें इन्होंने पूंजीवाद पर उन्होंने विशेष व्याख्या दी थी। क्यों दी थी, क्योंकि इंग्लैंड का जो पूंजीवादी था उसे वहाँ पे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गहन अध्ययन किया। इसके फलस्वरूप उन्होंने दास कैपिटल की रचना की, जिसमें उन्होंने किसकी बात की थी, पूंजीवाद की विशेष व्याख्या इन्होंने की। एक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ग्रोथ ए प्रोग्राम ऑफ फिलोसफी ऑफ इकोनॉमी। तो देखिए ये जो जर्मन आइडियोलॉजी है इसमें इन्होंने द्वंद्वात्मक और उनका जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है इसमें इन्होंने इस बुक में इसकी रचना की है, इसके बारे में इन्होंने बात की। साथ ही साथ इनका जो हॉली फैमिली बुक है इसमें ये फ्रेडरिक एंगल्स जी के साथ, जो कि इनके सहयोगी थे, इनके साथ इन्होंने यहाँ पे सर्वहारा वर्ग के बारे में इन्होंने बात की। उनका जो सर्वहारा वर्ग का उदाहरण, सर्वहारा मतलब सभी क्षेत्र से जो हारा हुआ, बुजुर्गा और सर्वहारा, इस प्रकार के दो वर्गों की इन्होंने बात की थी। तो सर्वहारा ये जो वर्ग है इन्होंने होली फैमिली में बात की थी। उसके बाद आपका जो सामाजिक वर्ग की परिभाषा ये आपका इन्होंने बात की थी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी में, जो सामाजिक वर्ग के बारे में कि हर समाज के अंतर्गत दो प्रकार के हमें वर्ग देखने को मिलते हैं। चाहे आप कोई भी समाज ले लीजिए, ऐतिहासिक तौर पे ही ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, तो आपको दो प्रकार के समाज देखने को मिलेंगे। इसकी बात इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी और फिलॉसफी में की थी। इसके बाद फिर वे जो और भी जितने जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है जो कि काम साम्यवादी घोषणा पत्र, इसमें जो दुनिया के मजदूर हैं उनको उन्होंने एक हो जाने की बात की कि दुनिया के जितने भी मजदूर हैं वे क्या हो जाए, एक हो जाए, एक साथ आ जाए। इसकी बात इन्होंने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में की। इसलिए ये बुक सबको आप लोग याद रखिएगा। और इनकी अगर थ्योरी की बात की जाए तो इन्होंने मेनली 7 टाइप्स की थ्योरी दी थी। पहला उनका क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। सेकंड है ऐतिहासिक भौतिकवाद। थर्ड है इनका है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। फोर्थ है वर्ग संघर्ष। फिफ्थ है साम्यवाद।
सिक्स्थ है अलगाव की अवधारणा, और फिर अधोसंरचना एवं अधिसंरचना। इसी के अंतर्गत फिर और भी उन्होंने जैसे मिथ्या चेतना की बात की है, फिर आपका लॉवेज ऑफ जो लेवर का थ्योरी है, लोह का नियम, उसके बारे में बात की है। तो सभी को हम लोग बहुत ही इजी वे में समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी थ्योरी है, वो हो गई है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। कि आखिर ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद होती क्या है। द्वंद्व, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी के बीच जो द्वंद्व की बात की जा रही है। तो देखिए, ये द्वंद्वात्मक, ये जो शब्द है, इसका अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इसे बोला जाता है डायलेटिक, जो कि इंग्लिश भाषा का शब्द है। क्या बोला जाता है? डायलेटिक। और अगर आपको बात की जाए ग्रीक भाषा में तो इसे बोला जाता है डायलेगो। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और इस प्रकार से इसको अंडरलाइन करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जब वे बात करते हैं तो वे बोलते हैं कि समाज के अंतर्गत जितनी भी थ्योरीज बनी है, चाहे वो कोई भी थ्योरीज हो, वो 3 प्रकार से होती हैं। वे 3 प्रकार क्या क्या उन्होंने बात की है? वाद, प्रतिवाद और संवाद। ये वाद, प्रतिवाद और संवाद आखिर है क्या? देखिए, इन्होंने अपने इस थ्योरी को बताने के लिए किसी पौधे का उन्होंने उदाहरण लिया है। जैसे कि मान लीजिए, हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसको कैसे लगाते हैं? मान लीजिए आप गेहूं को ही लगा लिए या फिर आप धान का ही खेती किए, तो आपने सबसे पहले धान के बीज को लगाया। उस बीज से क्या निकला? पौधा निकला। ठीक है, पौधा को आप खा लिए, बीज को भी हम लोग नहीं खा रहे, पौधा को भी नहीं खा रहे। हम किसको खाएंगे? पौधा से फिर जो बीज निकलेगा, वो चावल के दाने निकलेंगे, चावल के जो दाने निकलेंगे, हम उसका खाने में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है वाद, प्रतिवाद और संवाद। अर्थात समाज के अंतर्गत जितनी भी प्रकार की बातें हैं, जरूर किसी न किसी ने प्राचीन समय में बात की होगी, तो कुछ समय तक तो वो चल रहा होगा, अच्छा चल रहा होगा, अस्थायी परंपरा है। फिर क्या होगा कि उनकी बातों को किसी ने उसका प्रतिवाद किया, बोला कि नहीं, इन्होंने जिस प्रकार की बात बताई है वो सही नहीं, ऐसा होना चाहिए। फिर वो बात चलेगा, फिर वो भी कुछ दिन तक चला, फिर उनके फिर एक संवाद आएगा, फिर मतलब थर्ड फिर पार्टी आ जाएगा, वो बोलेगा कि नहीं, इनकी बात भी अच्छी नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो फिर वो पुराना सिस्टम आ जाएगा, फिर पुराना सिस्टम चेंज होगा। तो इस प्रकार की जो परंपरा है वो रेगुलर जो चलती रहती है, उसी को बोला जाता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और इन्होंने अपना इस सिद्धांत के बारे में कहाँ से उन्होंने बात की है? तो जैसे जो हीगल महोदय थे, वे आत्मावादी विचारक के थे। वे बताते थे कि जो आत्मा है वो समाज के अंतर्गत विद्यमान है, आत्मा ही जो है वो सर्वोपरि है। जैसे हीगल महोदय जी के अनुसार, इनके जो सहयोगी थे, वे बोलते थे कि अगर हम संसार में कोई बुरा काम करते हैं तो हमें नर्क की प्राप्ति होगी। नर्क ऐसा कुछ है, भगवान, नर्क, स्वर्ग, इस प्रकार की बात जो है वो हीगल महोदय करते हैं। लेकिन जो कार्ल मार्क्स जी हैं, वे बताते हैं कि हीगल की थ्योरी को, जो कि हीगल का थ्योरी था वो पैर के बल खड़ा था, उनको उन्होंने इसके सिर के बल खड़ा किया। वो बोला कि नहीं, समाज के अंतर्गत चेतना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहेगा, तभी हमारी क्या होगी, हमारी बात चलेगी। तो इसमें इन्होंने इस बारे में बात की है। जो उत्पादन प्रणाली है उसमें परिवर्तन आने से ही समाज के अंतर्गत परिवर्तन आता है। ये बात किनके द्वारा बोली गई है? तो कार्ल मार्क्स जी के द्वारा बोली गई है। और आत्मावादी जो बात है ये किनके द्वारा बोली गई है? तो हीगल महोदय जी के द्वारा बोली गई है। इन्होंने अपने पुस्तक फिलॉसफी ऑफ राइट में इसके बारे में बात की थी। और हीगल ने भी जो उनका जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था वो उन्होंने फिक्टे महोदय से ग्रहण किया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इससे लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं।
सिर्फ हम लोग को याद रखना होगा कि हीगल महोदय ने आत्मावादी विचार के धारा की बात की थी, तो कार्ल मार्क्स महोदय जी ने भौतिकवादी अपने विचारधारा की बात की थी। वे आदर्शवादी सिद्धांत के बारे में वे बात करते हैं। और मार्क्स जी के जो विचार थे वो भौतिक संसाधनों का प्रयोग, उनका उत्पादन, इसके बारे में वे बहुत ही ज़्यादा जोर देते थे। वे बोलते थे जब हम कोई भौतिक संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो ही हमारा जीवन में क्या हो जाएगा कि हम उन्नति कर सकते हैं। इसको देखिए आप इजी वे में समझ सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, देखिए मैं अगर क्लास ले रही हूँ, ठीक हो, तो अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब में क्लास ले रही हूँ तो जहाँ पर बोला जाएगा किनके द्वारा, हीगल महोदय जी के द्वारा, कि मेरे अंदर ये विचार आया, फिर मैंने पेन लिया, फिर मैंने बोर्ड लिया, फिर मैंने मोबाइल लिया, स्टैंड लिया, उसके बाद मैंने क्लास स्टार्ट किया। लेकिन कार्ल मार्क्स जी बोलते कि नहीं, पहले मेरे पास मोबाइल आया है, मेरे पास पेन आया, मैंने बोर्ड लिया, उसके बाद फिर मेरे अंदर ये विचार आया कि नहीं, हमको पहले क्लास अब लेना चाहिए। पहले हम क्लास लेंगे, उसके बाद ये चीज़ों का जुगाड़ नहीं हम करेंगे, पहले हम मेरे पास ये सारी चीज़ें मौजूद रहेंगी, फिर ही हम उसको करेंगे। तो ये थिंकर की बात कौन करते हैं, तो कार्ल मार्क्स महोदय जी करते हैं। इनकी जो नेक्स्ट थ्योरी है ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिसे कि हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म बोला जाता है, ये भी इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, इसमें दो प्रकार के उन्होंने वर्गों की बात की है। दो प्रकार के वर्ग कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएंगे उत्पादनकर्ता, एक हो जाएगा उत्पादन करता, और एक हो जाएगा आपका उपयोगकर्ता। उत्पादनकर्ता के अंतर्गत शोषक वर्ग आएंगे और उपयोगकर्ता के अंतर्गत शोषित वर्ग आएंगे। इस प्रकार के दो वर्गों की बात की है। जो दो वर्ग है ये क्या करता है, पूरे समाज को डिपेंडेंट करता है, बताता है। और ये अपने बात इन्होंने किस पुस्तक में बताई थी, तो इनकी जो बुक थी जर्मन विचारधारा, इसमें इन्होंने अपने इस थॉट के बारे में, इनके थ्योरी के बारे में बात की थी कि जो आदिम समाज है, आदिम समाज के जो लोग होते हैं, अगर हम बात की जाए आदिम समाज के बारे में, तो आदिम समाज के लोगों का मुख्य पेशा क्या था, शिकार करना। वो क्या करते थे, मेनली शिकार करते थे। फिर धीरे धीरे वे सभ्य होने लगे। सभ्य होने के बाद क्या हो गया कि जिनके पास कुछ व्यक्ति क्या कि पूंजी को अपना जमा करने लगे, तो उसके बाद क्या, कौन सा वर्ग आ गया, पूंजीवादी वर्ग आ गया। जिनके पास धन अधिक था वे क्या करने लगे, पूंजीवादी वर्ग के रूप में बनने लगे, पूंजीवादी समाज बन गया। तो कार्ल मार्क्स जी बोलते हैं कि नहीं, हमें फिर से आदिम समाज बन जाना चाहिए। किसी के पास भी ऐसा कोई व्यक्ति न हो जो कि धन का संग्रह करके रहे, ऐसा कोई व्यक्ति समाज के अंतर्गत मौजूद नहीं होना चाहिए। जो पहले का आदिम समाज था कि सबको समान अधिकार प्राप्त था, सबके पास समान धन थे। तो पहले क्या होता कि विनिमय वस्तु जो होता था समाज के अंतर्गत, तो विनिमय प्रणाली पर मौजूद थी। उसके बाद तो धीरे धीरे अर्थ प्रणाली के अंतर्गत आ गया। पहले क्या था कि अगर आपके पास एक गेहूं है, एक बोरा गेहूं है, तो अगर आप जौ लेना चाहते हो तो एक बोरा जो जौ है उसको अगर आप देते हैं तो आपका इस प्रकार से विनिमय होगा। लेकिन वे बढ़ते कि नहीं, अब हमको अगर एक बोरा गेहूं लेना है तो हमको पैसा देना होगा, उसके अनुपात पैसा अगर हम देते हैं तो ही होगा। तो वे बोलते कि नहीं, पहले का जो समाज था, जो आदिम समाज था, वही अच्छा था, उसी प्रकार का समाज रहना चाहिए। इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि अगर आदिम समाज रहेगा तो राज्य के अंतर्गत क्या होगा कि कोई शोषण की व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिलेगी। ये बात इन्होंने किसमें की थी, अपनी ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो इनका सिद्धांत था, इसमें इन्होंने बात की थी। थर्ड इनकी जो थ्योरी है वो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सरप्लस वैल्यू ऑफ थ्योरी। क्या बोला जाता है, सरप्लस वैल्यू ऑफ थ्योरी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं
कि समाज के अंतर्गत अगर कोई भी उत्पादन प्रणाली विद्यमान है, कोई भी चीज उत्पादित हो रही है, तो वो क्या होगी, दो प्रकार के उत्पादन प्रणाली को हम लोग देख सकते हैं। और ये जो सरप्लस वैल्यू थ्योरी है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, ये किसमें दी थी, तो उन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में इसके बारे में बात की थी। दास कैपिटल में बात करते हुए बताते हैं कि जो बाजार में जो मूल्य है, कोई भी वस्तु को अगर हम खरीदते हैं, मान लीजिए इस पेन को ही आप बना रहे हैं 6 रुपये में, कोई कंपनी है जो कि 6 रुपये में बना रही है, उसमें अपना वो बेच रही है लेकिन वो 10 रुपये में, तो उसको प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, उसका लागत मूल्य तो है 6 रुपया। 6 रुपया में अगर वो आधा पैसा देगा, यानी 3 रुपया देगा मजदूर को, कोई कंपनी है, पेन का कंपनी है, वो 3 रुपया मजदूर को देगा और 3 रुपया जो है वो कंपनी का मालिक है अपने पास रखेगा, लेकिन बेचने के समय वो कितने में बेच रहा है, तो 10 रुपये में बेच रहा है। तो ये जो अधिशेष मूल्य है, यानी अधिशेष मूल्य क्या हो जाएगा, 4 रुपया। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, वो कौन ले लेगा, जो पूंजीवादी वर्ग के लोग हैं, जो पूंजीवादी वर्ग के लोग हैं वो क्या करेंगे, इस शेष मूल्य को अपने पास रख लेंगे। इसी को बोला जाता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो जिसके फलस्वरूप क्या होगा, जो पूंजीवादी वर्ग के लोग होंगे उनके पास तो और ज्यादा पैसा होता है, कितनी होगा, यहाँ पे 3 रुपया तो उनको मिल ही रहा है, प्लस उनका 4 रुपीज वो फिर वो रख ले रहे हैं, तो इनके पास पूंजी जो है वो ज्यादा ज्यादा होते जाएगा। और जो ये जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे समाज के अंतर्गत और उनका स्थान नीचे आता जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किसकी बात की थी, तो कार्ल मार्क्स जी ने बात की थी। लेकिन देखिए यहाँ पे उनकी आलोचना भी हुई है। कैसे हुई है कि मान लीजिए कि कोई पेन का फैक्ट्री लग रहा है, तो फैक्ट्री लगाने में जो बड़ा बड़ा मशीन का यूज किया जाता है उसमें भी तो मूल्य लगा है, बाजार में ले जाकर बेचा जा रहा है उसमें भी तो मूल्य लगा है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस को तो कोई नहीं पकड़ रहा है, सिर्फ देखा जा रहा है कि मजदूर को कितना मिल रहा है, ये तो नहीं देखा जा रहा है जो पूंजीवादी वर्ग के लोग हैं वो कितना खर्चा कर रहे हैं। तो ये चीज सभी ध्यान देना चाहिए, जिसके कारण कार्ल मार्क्स जी की आलोचना हुई थी। उनके अपने सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत उनका, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जिसे सरप्लस वैल्यू ऑफ थ्योरी बोला जाता है, इसमें उन्होंने उनकी घोर आलोचना की गई थी। और अगर बात की जाए कि इन्होंने जो सरप्लस वैल्यू ऑफ थ्योरी है वो कहाँ से ली थी, तो एक बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री हैं कार्ल रिकार्डो, उनके द्वारा उन्होंने अपने सिद्धांतों को लिखा था। रिकार्डो बहुत इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा। अब इनकी जो नेक्स्ट थ्योरी है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष जैसे ही नाम आएगा आप लोग समझ जाइएगा कि कौन कौन दिया, इस सिद्धांत की बात कौन करते हैं, तो कार्ल मार्क्स जी कहते हैं। उनके अनुसार बोलते हैं कि ये समाज, आप कोई भी समाज ले लीजिए, आप प्राचीन काल से ही अगर कोई समाज लेते हैं तो हर एक समाज में दो प्रकार के आपको लोग देखने को मिलेंगे। एक तो हो जाएगा बुजुर्गा वर्ग और एक हो जाएगा सर्वहारा वर्ग। बुजुर्गा वर्ग के अंतर्गत आपके पूंजीपति वर्ग के लोग आएंगे और सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत वैसे लोग जो सर्वहारा, नाम से ही पता चल रहा है, जो सब कुछ हार जाए, जो लेबर क्लास के, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो आ जाएंगे आपके सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसकी परिभाषा देते हुए जो कार्ल मार्क्स जी बताते हैं कि वो वर्ग वो समूह है जिसका उत्पादन की प्रणाली के साथ सामान का एक निश्चित जो अंश होता है उसमें संबंध होता है। और इन्होंने दो प्रकार के मूल्य के बात की है, उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य। उपयोग मतलब हो गया कि जिस मूल्य का हम लोग यूज करते हैं, और विनिमय मूल्य हो गया एक्सचेंज वैल्यू जो कि हम लोग यूज करते हैं। इसमें मेनली आपको याद रखना होगा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किनका है, कार्ल मार्क्स का है। कितने प्रकार के वर्गों की बात की है, तो दो प्रकार के, बुजुर्गा और सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। फिफ्थ जो इनकी थ्योरी है वो है साम्यवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी सारी थ्योरीज ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग हर एक थ्योरी को बहुत ही इजी वे में समझने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो देखिए
साम्यवाद, ये जो थॉट है ये क्या बता रहा है कि सरकार और जो हमारा जो सरकार है और उसमें जो समानता की बात है उसके बारे में वाद किया जाता है। जैसे वर्ग विहीन जो समाज होते हैं उसमें कोई निजी संपत्ति हमें देखने को नहीं मिलती है, ना ही उनके बीच कोई वर्ग होता है, ना ही संघर्ष होता है, और वो अपने आवश्यकता के अनुसार कार्य करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, साम्यवाद बोला जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। साम्यवाद ये जो अवधारणा ये किनके द्वारा दी गई है, तो कार्ल मार्क्स जी के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट इनकी जो थ्योरी है वो है अलगाव की अवधारणा। अलगाव की जो अवधारणा है ये नाम से ही पता चल रहा है कि अलगाव, किससे अलगाव हो रहा है, तो अपने आप से विमुख हो जाना, उसको क्या बोला जा रहा है, अलगाव बोला जा रहा है। और अलगाव की जो ये अवधारणा है ये स्व विमुखता या सर्वप्रथम ये जो प्रयोग है किनके द्वारा किया गया था, तो रूसो महोदय जी के द्वारा किया गया था। और इसमें बताते हैं वे जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो जब मशीन आ जाएगी, तो मशीनों के आने के कारण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है जिसमें पहले 10 मजदूर काम करते थे, तो उसमें क्या हो गया कि कोई एक मशीन आ गया, तो मशीन आने के फलस्वरूप क्या हुआ कि लोगों का अलगाव होने लगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कारपेंटर है, कारपेंटर का वो काम कर रहा है, अपने मेहनत से कोई एक टेबल को भी बनाता है, तो टेबल को बनाने के बाद क्या होता है कि उसके अंतर्गत उसका अपना मेहनत लगता है, वो बहुत दिनों का उसका परिश्रम रहता है, जिसके फलस्वरूप उस वो टेबल को बनाता है, तो उसके अंतर्गत उसका एक अपनेपन का भावना रहता है। लेकिन फिर जब अगर फैक्ट्री आ जाएगा, फैक्ट्री के द्वारा टेबल की रचना की जाएगी, टेबल को बनाया जाने लगेगा, तो उसका क्या, उसके प्रति अपना एक लगावपन रहेगा, उसको लगेगा कि हाँ मैंने इसमें मेहनत की, नहीं करेगा तो व्यक्ति क्या होगा, मजदूर क्या होगा, वो उस चीज़ से धीरे धीरे अलगाव महसूस करने लगेगा, दूर हो जाने लगेगा। तो यही थ्योरी है अलगाव की अवधारणा। अब नेक्स्ट इनकी जो थ्योरी है अधोसंरचना एवं अधिसंरचना, कि अधोसंरचना एवं अधिसंरचना आखिर होती क्या है, तो ये बेसिकली उत्पादन की प्रणाली के ऊपर निर्भर रहती है। अधोसंरचना जो होती है वो आर्थिक संसाधनों के अधिकारों की बात करती है, और अधिसंरचना जो होती है वो आर्थिक संसाधनों के जैसे धर्म हो गया, कानून हो गया, संपत्ति हो गई, इस सभी के बारे में नाम बात करती है। तो कार्ल मार्क्स जी के अनुसार जब अधोसंरचना ही क्या करती है, अधिसंरचना का निर्माण करती है। जैसे कि देख लीजिए इसमें उन्होंने अपने थाउट में बताया था कि धर्म जनता के लिए अफीम है, कि धर्म जो है वो क्यों है, एक तो वो लोगों के ऊपर कंट्रोल करता है, इसके लिए बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि धर्म के अंतर्गत ऐसे नियम कानून होते हैं कि व्यक्ति उसको जब मानने लगेगा तो वो समाज के अंतर्गत उसको अपना जीवन यापन करना थोड़ा कठिन हो जाने लगता है। तो इसकी ही बात इन्होंने कहाँ पे की है, अधोसंरचना एवं अधिसंरचना में। तो आप लोगों को आज की क्लास से हेल्पफुल लगी होगी, आप लोग अच्छी प्रकार से इसे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं आपको एक और शॉर्ट फॉर्म में एक थ्योरी इनकी और है वो बता देना चाहती हूँ, आयरन लॉ ऑफ वेजेस। आयरन लॉ ऑफ वेजेस ये भी किनके द्वारा दी गई है, तो ये भी कार्ल मार्क्स जी के द्वारा दी गई है। और इसमें वे बात करते हैं कि क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि आयरन लॉ ऑफ वेजेस किनके द्वारा है, तो कार्ल मार्क्स जी के द्वारा। इसमें वे बात करते हैं कि कोई एक मजदूर वो अपना जीवन यापन बड़ी ही कठिनाई के साथ, बड़ी ही मुश्किल के साथ अगर जीवन व्यतीत करता है, यहाँ पे देखिए गौर देने वाली बात है कि क्या बोले कि कोई एक मजदूर कोई या कोई एक व्यक्ति जब अपना जीवन कैसे कर रहा है, अच्छा से नहीं कर रहा है, बड़े आराम से नहीं कर रहा है, बड़े मुश्किल के साथ जब वो अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उसी को बोला जाता है आपका आयरन लॉ ऑफ वेजेस। जैसे कि देख लीजिए कोई एक व्यक्ति अगर उसको डेली 100 रुपया मिलता है मजदूरी का, तो वो अच्छा खाना खाएगा, अच्छा सब्जी, अच्छा फल, मीठा ये सब खाकर उसका जीवन यापन अच्छे से पार हो जाएगा, उसको कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन 100 रुपये के बदले उसको सिर्फ 50 रुपीज़ अगर दिया जाए तो उसका जीवन कैसे होगा, किसी तरह से पार होगा, बहुत कठिनाई से पार होगा। तो यानी क्या, व्यक्ति को दबा के रखने की बात की गई है, तो इसी को बोला जाता है आयरन लॉ ऑफ वेजेस।
तो आई होप आप लोगों को कार्ल मार्क्स जी की सारी थ्योरीज अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।